किसान आंदोलन को लेकर के राजनीतिक गुटों में बयानबाजी जारी थी, लेकिन अब बॉलीवुड में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से बॉलीवुड की कई हस्तियां एक तरफ हो गई हैं किसान आंदोलन को लेकर के, उनके ट्वीट चल रहे हैं। वहीं अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो पॉप सिंगर जो रियाना है, उनकी जो ट्वीट आई, उसके बाद कंगना रनौत की ट्वीट आती है, वो किसानों को आतंकवादी बताती है। तो ऐसे में जो दोनों के बीच में बयानबाजी सामने आ रही है, उसको देखते हुए आप क्या करें? मुझे नहीं लगता कि रियाना ने जो है कंगना रनौत के ट्वीट का कोई जवाब दिया होगा। नहीं, रियाना ने पहले किया, उसके बाद फिर कंगना ने दिया। हाँ, निश्चित रूप से। तो ये तो कीड़े मकोड़े बोलते रहते हैं, टटराते रहते हैं, इनका क्या करना है? आप इस चीज को देखिए, जो लोग आज एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार का एक जो ट्वीट है, जो देश की सारी सच्चाई को बता रहा है, देश की बात को लोगों के सामने ला रहा है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उठा रहा है, आप उसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई बाहर के लोगों को देश के हमारे अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, उस पर नहीं बोलना चाहिए। मेरा यही सवाल, आपने बात उठाई, बहुत अच्छी बात, बाहर के लोग हमारे यहाँ हस्तक्षेप नहीं करें, पर मुझे वो सारे कलाकार ये बताएं कि जिस समय कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाया गया, ये मोटे मोटे शब्दों में मैं नहीं कहूंगा क्योंकि मेरी भाषा जो ठीक नहीं रहेगी, वकील की भाषा, धारा जो बोलते हैं, धारा नहीं है वो अनुच्छेद है। अनुच्छेद 370 को जब खत्म किया गया, उसके बाद में आप लोगों का ध्यान होगा, 2 बार, एक बार नहीं 2 बार, यूरोपियन यूनियन की जो संसद है, उस संसद के 20 से 25 सांसदों को एक बीजेपी की संस्था वहां से यहां लेकर आई थी और उन्हें सैर कराई थी कश्मीर की, और उन्हें दिखाया था कि देखिए जैसा हल्ला मचाया जा रहा है कि कश्मीर में इतना अन्याय हो रहा, अत्याचार हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं, आप सारे देख के जाओ। और वो बीजेपी की ही तरह के लोग थे। यूरोपियन यूनियन में तकरीबन 70 सांसदों का एक गुट है जो दक्षिणपंथी, यानी जिसे कहें कट्टरवादी है, और ये बीजेपी वाले भी दक्षिणपंथी कट्टरवादी हैं। इन्हीं की विचारधारा के से लोग थे जिन्हें वहां लेके आए थे, उन्हें दिखाया था। तो मेरा सवाल ये है, जब बाहर सरकार लेकर आ रही है बाहर के लोगों को, तब जो है देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं था, तब भी हस्तक्षेप था ना। तो अगर आपको इतना ही दर्द हो रहा है तो आपको तब भी बोलना था। ये अभी भी मुंह पे जो आप चुप्पी रहना था, आपको मुंह पे ताला लगा के रखते, जब आपको समझ ही नहीं है, जब आप चीजों को जानते ही नहीं रहे हैं कि देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे जो घटनाक्रम है कैसे घट रहा है। और दूसरी बात यह है, वो कलाकार वो हैं जिनके चाहने वाले, या यूं कहो कि जिनके फॉलोअर, जिनको मानने वाले, जिनको पसंद करने वाले इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से भी दुगने हैं। इतने उनके मानने वाले हैं, 10 करोड़ से ज्यादा उनके मानने वाले। और वो केवल हमारे देश के विषय में नहीं बोला, उन्होंने नाइजीरिया के विषय में भी बोला, उन्होंने और देशों में भी जो गड़बड़ी हो रही है उसके विषय में भी बोला। तो एक कलाकार अगर वो इतना संवेदनशील है कि दुनिया के एक हिस्से में कहीं कोई घटना घट रही है जिसमें लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है, लोगों को बेवजह परेशान किया जा रहा है, उसमें अगर अपनी आवाज बुलंद कर रहा है वो, तो इसमें आपको दिक्कत क्या है? पर दर्द क्यों है? इन्हें दिक्कत क्यों है? इन्हें दिक्कत यूं है कि एक जिसके इतने मानने वाले हैं, फॉलोअर हैं, 10 करोड़ से ज्यादा है, तो इसका मतलब यह है कि दुनिया भर में अगर उन्होंने आवाज उठाई है तो उनके सारे फॉलोअर उसको पढ़ेंगे। मतलब यह है कि आज जो आवाज यहां तक है, केवल उस व्यक्ति के उठाने से दुनिया भर में इतने लोगों तक आवाज पहुंच जाएगी, और जब दुनिया में पहुंचेगी तो अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर बढ़ेगा, सरकार पर दबाव बढ़ेगा, इसलिए सरकार की टांगें कांप रही। ये है इसके साथ। एक सवाल और है हमारा भानु जी, जिस तरह से विदेश मंत्रालय ने ये कहा कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, आप इसमें दखल मत दीजिए, क्योंकि आप इस चीज को समझते नहीं है, पहले उस चीज के बारे में जानिए। लेकिन वहीं कमला हैरिस की भतीजी मीना हैरिस जब इसके बारे में टिप्पणी करती है, तब विदेश मंत्रालय क्यों नहीं कुछ बोलता है? क्योंकि उन्हें तो जानकारी है चीजों की, वो तो समझती है चीजों को बखूबी, फिर उनके ऊपर कोई ऐसी बात क्यों नहीं कहती? इसी से पता लगती है कि भेदभाव किस तरह का है, इसी से पता लगती है कि सरकार क्या समझ रही है कमला हैरिसन के विषय में। इसलिए नहीं क्योंकि वो इस समय अमेरिका की, और उनके साथ में जब हमारे संबंध, जो देश के स्तर पर संबंध होंगे, बातचीत होगी, तो उन्हें दिक्कत होगी सरकार को। तो अगर ऐसी कोई टिप्पणी करेगी सरकार या उन्हें रोकने की बात करेगी, स्वाभाविक ही वहां से उसकी प्रतिक्रिया आएगी। और आने वाले में ये भी हो सकता है कि मोदी जी और इन सबके जो सब कार्य काम कर रहे हैं, तो ये सरकार, वर्तमान अमेरिकन सरकार, उन पर दबाव डालेगी, प्रेशर बनाएगी। इसलिए जो है उससे बचने के लिए सारी चीजें की गई हैं। मैं यही कह रहा हूं कि आपके पैमाने 2 तरह के हैं।
एक के लिए कुछ, दूसरे के लिए कुछ। अगर आप इतने ही साफ सुथरे हैं, इतने ही आप अगर सही हैं, तो पैमाना भी एक ही रखिए ना, उसमें दिक्कत क्या है आपको? जैसे पंजाबी में कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिलका। अक्षय कुमार भी उन्होंने कहा है कि- अक्षय कुमार है, अजय देवगन है, इसके अलावा और भी कई फिल्म स्टार हैं। कहीं ना कहीं जो है बीजेपी ब्रांडेड लोग हैं जो इसमें हैशटैग कर रहे हैं इस ट्विटर को नहीं, लेकर। वो अक्षय कुमार जी पे तो पूरा ठप्पा लगा हुआ बीजेपी का। हाँ। वो कहते हैं ना आम काट के खाते हैं कि छील के खाते हैं, ये बता रहे हैं ना आम कैसे खाते हैं, जो इंटरव्यू लेते। ये सारे के सारे लोग ये दर्शा रहे हैं कि वो किस तरह से मानसिक रूप से गुलाम हैं। एक बड़े कलाकार होते हुए भी, नो डाउट ये बड़े कलाकार हैं, इसमें कोई शक नहीं है, अच्छी फिल्में बनाते हैं, लेकिन इतनी अच्छी फिल्में बनाकर भी, इतने बड़े कलाकार होकर भी मानसिक रूप से अगर गुलाम हैं, तो मैं नहीं समझता कि इस बड़े होने का मतलब क्या है। और ये उसी गुलामी को ढो रहे हैं, उसी गुलामी के तहत ये सारी बातें कर रहे हैं। मुझे दिक्कत एक बात की है कि सचिन तेंदुलकर, जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, भैया ये गिल्ली डंडे से अलग हट के भी किसी और को देख लिया करो, सोच लिया करो, किसानों के विषय में भी पढ़ लो, समझ लो। क्योंकि अगर किसान नहीं होगा, अगर इस देश में खेती नहीं होगी, तो तुम्हारे जैसे लोगों के पेट में अन्न भी नहीं जाएगा, और हमेशा जो है ना फल खा के भी जिंदा नहीं रहोगे। ये चीजें समझनी चाहिए। अक्षय कुमार फल भी किसान ही पैदा करता है। अक्षय कुमार कनाडा का उसका वो है उसको। हाँ। नहीं, देखिए वो कहीं कह रहे हैं, मैं इसको नहीं मानता। मेरा व्यक्तिगत जो है वो कनाडा से हो, अमेरिका से हो, कहीं की भी उन्होंने नागरिकता ले रखी हो, पर वो भारत में रहते हैं, भारत में फिल्में बनाते हैं, उनके चाहने वाले बहुत हैं। बात उन्हें वो करनी चाहिए जो सही है। अगर इतना बड़ा कलाकार भी गुलामी की बात करेगा या मानसिक गुलामी से प्रताड़ित होकर एक चापलूसी वाली बात करेगा, तो मैं समझता हूं उसके इस बड़े होने का मतलब क्या है। तो उन्हें जो बात करनी चाहिए, उन्हें बात करनी चाहिए जो सही है। अगर किसानों की बात गलत है और तुम में इतनी हिम्मत है, तो तुम एक बार एक्सप्लेन करके दिखाओ, कानून पढ़ के बताओ कि किसानों की बात ऐसे गलत है। तो तुम्हें पता नहीं है और ये बातें कर रहे हो, तो इसका मतलब यही माना जाएगा कि तुम सरकार के दबाव में आके या सरकार की गुलामी करते हुए किसानों के विरोध में खड़े हो। अबे किसान तो राजनीति, वो जो भाजपा है, जो आरएसएस है, सरकार तो राजनीति कर रही है, तुम बेवजह काय को फंस रहे हो इसमें। अगर माना कल सरकार बदल गई फिर क्या होगा भाई, ये भी तो ध्यान रखना चाहिए ना। अच्छा भानु प्रताप जी, जिस तरीके से भारत का किसान अन्न बोने का काम करता है, वहीं इस देश की संघी चड्डी सरकार जो है कील बोने और कील गाड़ने का काम करती है, क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, मैं समझता हूँ इससे बड़ा अपमान इस देश के अन्नदाता का, इस देश के प्रत्येक व्यक्ति का हो नहीं सकता। ऐसा दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं हुआ। दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, केवल यहाँ की नहीं, भारत की नहीं, दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि आंदोलन के लोगों को रोकने के लिए आप कीलें गाड़ रहे हो जी। क्या और एक जगह नहीं, आप 3 जगह गाड़ रहे हो। आप तो शर्म आनी चाहिए सरकार को, डूब के मर जाना चाहिए सरकार को। लेकिन ऐसी सरकार जिसने लिहाज शर्म सारी बेच खाई हो, नैतिकता जिसकी पूरी तरह से खत्म हो गई हो, और जो कहती तो जरूर है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन उसके लिए साथ किसका है? अंबानी का साथ, अडानी का साथ, और इन्हीं दोनों का विकास और इन्हीं दोनों का विश्वास। बाकी बात को तो ट्विटर हैंडल पे एक जो है बहुत ज्यादा हैशटैग हो रहा है कि जब जब राजा डरता है किलाबंदी करता है। क्या इस देश का जो चड्डी और संघी सरकार का राजा है वो डर गया है क्या? निश्चित रूप से डर गया, जब भी तो कीले लगा रहा। पर इससे पूछो इतनी सी दिल्ली लेके क्या करेगा? अबे तो भारत है पूरा है। अब दादा ये अजीब बात है, इतनी सी दिल्ली के लिए, और दिल्ली में भी 3 जगह लगा के हम 15 जगह से घुस सके, भी 15 रास्ते खाली हैं। अगर माना हमने वो रास्ते रोक दिए तब क्या करेगा? है नहीं है। सो ये निश्चित रूप से न केवल डर है बल्कि नासमझी है, और मैं इससे भी ऊपर कहूँ तो गुंडागर्दी है। आखिर में चलते चलते एक बात और मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से जिंद की वहाँ पंचायत हुई है, 5 लाख लोग वहाँ थे, मुजफ्फरनगर में पंचायत हुई है, वहाँ 4 लाख लोग थे, क्या इन पंचायतों का इस गूंगे बहरी सरकार पे असर पड़ेगा? निश्चित रूप से असर पड़ेगा। राजकुमार जी, आप ये जो देख रहे हैं कीले हैं, ये बिना असर के नहीं है। ये असर है और बड़ा गहरा असर है, इसीलिए ये कीलें गाड़ी गई हैं। और मैं तो कह रहा हूँ और गाढ़े और लंबी चौड़ी लगावे कीलें, और टैंक लगा दें इसके पीछे, और जो 15 रास्ते खाली पड़े हैं उन पे भी लगा दें कीलें। इससे बढ़िया तो कोई काम ही नहीं होगा। और हमें कुछ नहीं कहना चाहिए, हम आराम से जो है उन्हें देखते रहो तमाशा। बाकी मैं समझ रहा हूँ आज कीलें उखड़नी शुरू हो गई, अभी तो आप ही ने दिखाया तब कीलें उखड़नी शुरू हो गई है। देखिए, ये जो मूर्ख व्यक्ति होता है, जो नासमझ व्यक्ति होता है,
संवेदनशील सरकार ऐसा काम नहीं करती है। कोई भी मसला हो वो बातचीत से हल होता है। और एक चीज बहुत सीधी सी है, किसान ने जो कानून मांगा नहीं, तुम वो कानून लेकर आए हो। किसान कह रहा है ये हमें नहीं चाहिए, तो तुम्हें वापस करने में क्या दिक्कत है यार? बहुत छोटी सी तो बात है। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाए, कल जो है राज्यसभा के अंदर जो है कुछ पार्टियों के सांसदों ने इस पे बात करनी चाहिए, लेकिन उनको मार्शल बुला के बाहर निकाल दिया गया, 3 दिन के लिए निष्कासित कर दिया गया। पर अगर मैं डरूंगा तो भागूंगा ना? नहीं यार, अभी नहीं, अभी रहने दो। ये सरकार निश्चित रूप से डर रही है कि कोई सवाल ना पूछ ले, क्योंकि संसद में अगर सवाल पूछ लिया गया तो वो संसद के रिकॉर्ड में आ जाएगा, हमेशा के लिए इतिहास बन जाएगा, लिखा जाएगा बाकायदा, चाहे लोकसभा में या राज्यसभा में। संसद की जो कार्रवाई है उसमें लिखित होता है, दर्ज होता है। इसलिए इतिहास जो है ऐसा ना बन जाए। और जो ये गुंडागर्दी करती है सरकार, वो होती नहीं है। उसके राज्यसभा के और लोकसभा के जो सभापति हैं उसको हटा देते हैं उसमें से, इसलिए डरती है। और मीडिया से भी इसीलिए डरती है। आप लोगों के ऊपर इसीलिए तो हमले हो रहे हैं। वो मनदीप पुनिया को इसीलिए तो गिरफ्तार किया, उसने सच दिखा दिया वहां का कि ये गुंडे हैं और ये खड़ी है पुलिस और ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, पुलिस कुछ नहीं कर रही, उसके संरक्षण में है नहीं है। तो हाँ, ध्यान रखना आपका भी आएगा। कोई बात नहीं, जब आप जैसे वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो हमें डरने की जरूरत है। तो सरकार, देखिए, मैंने अपने जीवन में इतना डरपोक प्रधानमंत्री नहीं देखा। मैं सच कह रहा हूं। अब भाई, जब से प्रधानमंत्री हैं 7 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। अबे तुम औरों को नहीं बुलाते जो तुमसे ज्यादा सवाल पूछ सके, खरे सवाल पूछते हैं। जो तुम्हारा गोदी मीडिया यार, उसे ही बुला लो, उसे ही बुला के जो है सवाल पूछ पाछ के एक ये तो कह दो कि 7 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री ने कर ली। तो मन की बात तो देखता नहीं ना, अब उसमें ढंग की बात होती नहीं। राकेश टिकैत जी ने 2 बातें कही। एक बार उन्होंने कहा कि 40 लाख ट्रैक्टर लेकर के भी हम आ सकते हैं। आज उन्होंने मन से ऐलान कर दिया है कि अक्टूबर तक यहाँ रुकेंगे किसान, अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है। कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं, मैं इसमें सिर्फ ये कह सकता हूँ, बाकी तो वही उसका जवाब उन्हीं से लिया जाए। पर मैं ये कह सकता हूँ, अक्टूबर दिसंबर ये मायने नहीं रखते हैं। 2021, 2022, 2024 मायने नहीं रखते हैं। मायने केवल एक बात रखती है, सरकार जब तक इन तीनों कानूनों को वापस नहीं लेगी और एमएसपी को कानूनी दर्जा नहीं देगी, और एमएसपी भी वो जो स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से C2 यानी जो आज की तारीख में है उससे 1.5 गुना करके उसको कानून नहीं बनाएगी और 23 की 23 फसलों पर देने के लिए व्यवस्था नहीं करेगी, तब तक ये किसान आंदोलन जारी रहेगा, बिना रुके बिना छुटे जारी रहेगा।